बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़े अहम फैसले किए हैं। तमाम जो मार्केट्स हैं खोलने के, शॉपिंग मॉल्स खोलने के अहकामात दे दिए हैं। हफ्ते और इतवार की जो बंदिश थी उस फैसले को कलअदम करार दे दिया है। उलमाए किराम ने कहा है कि वो मस्जिदों को आबाद करें। ट्रेन्स खुलने के ऑर्डर हो गए हैं। यानी अमली तौर पर आज ये सूरत हाल है कि हज़ारों की तादाद में लोग सड़कों पर हैं। मार्केट्स और बाज़ारों में जो SOPs हैं वो कहीं नज़र नहीं आ रही। बदतरीन ट्रैफिक जैम है। आगे आने वाले दिनों में क्या होगा अल्लाह ही बेहतर जाने। अगर कोई तबका सर पकड़ कर बैठा है तो वो हमारे डॉक्टर्स हैं और वो ख़तरे की घंटी मुसलसल बजा रहे हैं। आज की इसी प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे इस मौजू पे, जो NDMA की जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है फ़ंड्स की, उसके हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है उस पर गुफ्तगू करेंगे। NFC के हवाले से जो एतराज़ात हैं उसके ऊपर भी कोशिश करेंगे कि बात कर लें। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक़ वफाकी वज़ीर मोहतरम जनाब चौधरी जाफ़र इकबाल साहब। मुझे ज्वाइन कर रही हैं कराची से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा सूबाई वज़ीर मोहतरमा शैला रज़ा साहिबा, और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली मोहतरम जनाब फैज़ुल्लाह कमोका साहब। शैला रज़ा साहिबा, सुप्रीम कोर्ट की आज जो ऑब्ज़र्वेशन है, जो सुप्रीम कोर्ट ने बातें कही हैं, पूरा मुल्क खुल गया है। अब इसके ऊपर कोई सवाल पूछे बग़ैर आपका तबसरा। मैं सिर्फ एक बात कहूँगी, और ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट है। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि सिंध हुकूमत ने जितने फैसले लिए या तो NCOC के अंदर बैठ के लिए, और इसके अलावा अगर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया तो डॉक्टर्स के कहने पे लिया, क्योंकि सिंध की टेस्टिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है। और उस सूरत हाल को देखते हुए हम फैसले कर रहे थे जिसमें डॉक्टर्स की राय मुकद्दम थी। तो अगर हम ये समझते हैं कि हर चीज़ का फैसला ऑल राउंडर्स होता है कोई इदारा, तो मुझे नहीं समझ आ रहा, क्योंकि अगर हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाते। अगर हमें कोई दीनी मसला का हल निकालना हो तो हम किसी आलिम के पास जाते हैं। इसी तरह अगर कोई मैथ्स का क्वेश्चन है तो हम जाहिर है कि किसके पास जाएंगे, और इसी तरह अगर कोई, तो मैं समझती हूँ कि सिंध गवर्नमेंट डॉक्टर्स और NCOC के फैसलों पे अमल कर रही थी। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया है तो ठीक है। तो यहाँ से एक अब ज़िमनी सवाल पैदा होता है कि क्या एग्जेक्टिव या हुकूमतें फ़ैसला करने में नाकाम होती हैं तो जुडिशरी को अपना रोल प्ले करना पड़ता है, या फिर मामला कुछ और ही है कि वो फैसले जो भी कर लें कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगी कि NCOC में तो सब बैठे हुए थे, और 1 अप्रैल से जो फैसले हो रहे हैं वो NCOCs के तहत हो रहे हैं। चाहे वो शॉपिंग मॉल्स का ना खुलना हो, चाहे वो SOPs हो, चाहे सिंध में इंडस्ट्रीज का खुलना हो, और चाहे इंट्रासिटी बस सर्विसेज है उसका भी फैसला NCOC में हुआ था, लेकिन फिर बाद में पंजाब ने कहा हम खोलेंगे, लेकिन फिर मसला हुआ KP ने कहा हम खोलेंगे, लेकिन NCOC में जो फैसला हुआ था हम उस पर कार्रवाई। जी चौधरी तो अब ये नए फैसले जो आए हैं, अब हमें नहीं मालूम कि NCOC वो उसके पास अब क्या गुंजाइश बची है उनके पास। अब तो अदालत हालियन अपना फ़ैसला सुना दिया है। चौधरी जाफ़र इकबाल साहब, ये अथॉरिटीज़ फ़ेल होती हैं, एग्जेक्टिव फ़ेल होते हैं, हुकूमतें फ़ेल होती हैं, बर वक्त स्टेप लेने में फ्लॉज होते हैं फ़ैसलों के अंदर, मामलात अदालतों में जाते हैं, फिर अदालतें डायरेक्शन सेट करती हैं। क्या है ये मामला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तारिक महमूद साहब। बड़ी आसानी से आपका सवाल तो बड़ा शुगर कोटेड है, और शहला रज़ा साहब ने भी रुक के और बड़े मोहतात अंदाज में जवाब देने की कोशिश की, और मुझे भी यही करना होगा। आपके सवाल पे तो कोई एतराज़ नहीं उठेगा, लेकिन मेरे जवाब पे एतराज़ उठ सकता है। भले उठे, कोई मुझे उसमें ऐसी झिझक नहीं। आज का जो फैसला है या बहुत सारे और फैसले, अदालतों के फैसलों पे हमेशा एतराज़ रहा है, किया जाता रहा है, और फैसलों के ऊपर गुफ्तगू और डिबेट करना मेरा और आपका हक है, हमें कोई इससे रोकता नहीं। तौहीन अदालत जिसे कहा जाए वो या तो किसी फर्द के खिलाफ अगर कोई ऐसी बात करते हैं जो नहीं, या आप
अदालत के फैसले को मानते नहीं तो तौहीन अदालत कहेंगे। जो आपका सवाल है मैं उसकी तरफ आता हूं और शहला रजा साहबा ने जो बात की उसको आगे बढ़ाता हूं। जब आप इन सारे मामलात में अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट के करने का कोई काम नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी ये किया है ये एग्जेक्टिव के इख्तियारात के अंदर मुदाखलत की है, मैं तो ये कहूंगा। सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ऐसा पैमाना नहीं जिसकी बुनियाद पर वो इजला के अंदर, तहसीलों के अंदर, म्यूनिसिपल कमेटीज के अंदर और हर एक हॉस्पिटल के अंदर जाके ये जायजा ले सके जितना पंजाब, केपीके, बलोचिस्तान, सिंध, एजेके या जीबी की जो एग्जेक्टिव है उनके पास है कि कितने केसेस आए, कहां रोका, कहां रुकने से फायदा हुआ, कहां ना रुकने से फायदा हुआ, और ये फैसले उन्हीं को लेने हैं और बिल्कुल डॉक्टर्स के मशवरे से ये फैसले लेने। आप सब 2 मिनट सिर्फ, अगर अदालत आलिया वफाकी हुकूमत को ये कहती कि आपने जो ईवान सदर की तनख्वाहें 1 माह की पहले जारी कर दी हैं वो वापस करके उसकी टेस्ट किट्स लेके दें सूबों को, अगर अदालत उज़्मा ये कहती वफाकी हुकूमत को कि आप तरक्याती बजट रोक के, आप और बहुत सारे आपके जो बजट हैं उनको रोक के अपना पैसा इधर मुंतकिल करके अस्पतालों के अंदर टेस्ट किट्स बढ़ाएं, दवाई बढ़ाएं, पैरामेडिकल स्टाफ को और मेडिकल ऑफिसर्स को जो कुछ चाहिए उनको जो सेफ्टी किट्स वो मुहैया करें, वो बात समझने में आती है कि इन जगह पे कमी है। अब किया क्या जा रहा है? नहीं जी, आप सबको आजाद छोड़ दें। पहले ही हमारे वजीर आजम तजब्जुब का शिकार हैं, वो कोई एक फैसला, एक पॉलिसी मुल्क को नहीं दे सके। ना वो डॉक्टरों के साथ मिल बैठते हैं, ना वो ताजरों के साथ मिल बैठते हैं, ना वो सियासतदानों के साथ मिल बैठते हैं, ना वो जो है अपने मुंतखब नुमाइंदों के साथ मिल बैठते हैं, ना वो सेनेट और असेंबली को जवाबदेह हैं। वो किन के साथ बैठ के मुशावरत करते हैं और किस तरह से फैसले लेते हैं, उनसे पहले ही हम जो है वो मुल्क पूरा बहरान की कैफियत है। और आज ये जो हो गया, आप अल्लाह ताला महफूज रखे, लेकिन अब सब दुआओं से तो काम नहीं चलेगा। ठीक है जाफर साहब, आगे मैं करने होंगे। कमोका साहब का पॉइंट ले लूं। कमोका साहब, आपने गुफ्तगू सुन ली शैला साहिबा की भी, चौधरी जाफर साहब की भी। ये हुआ क्या है? ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसकी इंडोर्समेंट की है सुप्रीम कोर्ट ने। अगर वो इंडोर्समेंट है तो फिर वो जिस तरह शैला साहिबा कह रही थी कि नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से या जो एक कंसेंसस के साथ फैसले हुए थे वो भी आज सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिए, तो फिर ये जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर सके कि किन बेसिस के ऊपर उन्होंने ये फैसले किए, और ये फैसले ना करते तो क्या नुकसान हो सकता। तो ये हुआ क्या है असल में? अच्छा सर, इसमें तारिक भाई सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मौका दिया है बात करने का। ये इस वक्त सियासत करने का वक्त नहीं है। जो जिन हालात का हमारे मुल्क को सामना है, बड़े सीरियस इश्यूज हैं इकोनॉमी के भी, और अगर मेडिकल के हवाले से देखा जाए तो भी। तो अभी जो अदालत आलिया का फैसला आया है आज, इसमें मैं आपको वाज़े बता दूं, फ्रॉम डे वन इमरान खान साहब का एक ही मौक़िफ़ था। वो किसी भी जगह पे जो है उनके मौक़िफ़ में कोई एम्बिग्विटी नहीं थी, बड़ा वाज़े मौक़िफ़ था पहले दिन से। जैसे मेरे भाई जाफ़र इकबाल साहब कह रहे थे कि खान साहब जो शायद वो तज़ब्ज़ुब का शिकार थे, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। वो पहले दिन से उनका मौक़िफ़ वाज़े था, क्लियर था कि हम जो है वो मुकम्मल लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, किसी सूरत मुतहम्मिल नहीं हो सकते। 25% हमारी आबादी जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। इसके अलावा 2 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो डेली ब्रेड अर्नर्स हैं, जो डेली बेसिस के ऊपर अपना रोज़गार कमाते हैं। आज जो अदालत आलिया के अंदर जो भी बहस हुई है, उसमें सूबों का, हर सूबे का, हर इकाई का मौक़िफ़ मुख्तलिफ था। पंजाब का एक अपना मौक़िफ़ था, सिंध का अपना मौक़िफ़ था, केपीके का अपना मौक़िफ़ था, और एनसीओसी में भी ज़्यादातर जो सूबे थे उनका मौक़िफ़ एक होता था, और कहीं पे कोई सूबा उससे शायद इख्तलाफ भी कर लेता था तो दूसरे सूबे कुर्बानी देते थे कि इस सूबे का जो मौक़िफ़ है हम इसके साथ चले जाते हैं। मिसाल के तौर पे सिंध ने कहा कि हम ट्रांसपोर्ट नहीं चलाते, तो वहाँ पे पंजाब वाले बात मान लेते थे, और अल्टीमेटली एक कंसेंसस की फ़िज़ा पैदा करने की हमेशा कोशिश की गई नेशनल गवर्नमेंट की तरफ से।
और इसमें खान साहब ने बड़े हौसले के साथ, बड़े सब्र के साथ उन्होंने हर किस्म की तनकीद भी बर्दाश्त की, और उन्होंने हमेशा जो है वो कोशिश की कि हम कंसेंसस के साथ तमाम फैसले करें। अभी मेरे भाई डेवलपमेंट बजट की बात कर रहे थे, ये सैलरीज की, ये बड़ी छोटी सी बात है सैलरीज की बात करना कि 1 माह की एडवांस सैलरीज दे दी। उन लोगों के भी बच्चे हैं, हमें इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि हम ये कहें कि वो छोटे मुलाजम हैं जो जिनको सैलरीज दी जा रही हैं, उनके भी अखराजात हैं, उन्होंने अपने अपने घर चलाने हैं। डेवलपमेंट बजट का मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल कट लग गया। जो डेवलपमेंट बजट खर्च नहीं हुआ वो सूबों, मैं पंजाब में बैठा हूं तो पंजाब की आपको बात बता दूं कि डेवलपमेंट की स्कीम्स जिस लेवल पे थी उनको वहां पे रोक दिया गया, और वो बजट जो है वो वापस पंजाब को चला गया, ताकि उसको दोबारा से रीअसेस करके अपने वसाइल को, तो उस बजट को बेहतर तरीके से खर्च किया जा सके। ठीक। तो एक बात मेरे भाई ने की कि खान साहब ने जो है वो नहीं बैठे, और उन्होंने बैठ के बात नहीं की। तो जो नेशनल कोऑर्डिनेशन काउंसिल है वो खान साहब तमाम वज़राए आला के साथ वो उसमें कोऑर्डिनेशन में रहे, उनके साथ मीटिंग्स होती रही, और फिर कंसेंसस के साथ फैसले हुए। इसी तरह एनसीओसी की जो सरबराही थी वो असद उमर साहब के पास थी, तो वो तमाम वज़ीर आला के, वज़राए आला के साथ, और जो चीफ सेक्रेटरीज थे उनके साथ वो कोऑर्डिनेशन में डेली बेसिस के ऊपर वो बैठते रहे और फैसले होते रहे। ठीक। कमोका साहब, वक्फे के बाद आते हैं तो इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। चौधरी जाफ़र इकबाल साहब, फैज़ुल्लाह कमोका साहब, शैला रज़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक पे जाने से कबल शैला रज़ा साहिबा, हम गुफ्तगू कर रहे थे ये जो आज एनडीएमए की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो उसकी परचेजिंग है, जो फंड्स की जो एलोकेशन है, उसके ऊपर भी बड़ी सख्त किस्म की ऑब्जर्वेशन थी। रिपोर्ट के ऊपर कोई सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा मुतमईन नज़र नहीं आई, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे नहीं मालूम कि सुप्रीम कोर्ट को कैसे मुतमईन होना है क्या नहीं। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि पहले तो कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बहुत सख्त लॉकडाउन हुआ हो, मेडिकल स्टोर और क्या कहते हैं किरियाना और ये चीज़ें खुली नहीं हैं। लेकिन उसके बाद मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जिस दिन से जो है ये कहा गया है कि ये भी खोल दो वो भी खोल दो, सिंध में 700 से ज्यादा इंडस्ट्रीज खुली हुई है, मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है। अब जो मैं कहना चाह रही थी वो ये कह रही थी कि सिंध के अपने जो है वो 451 वेंटिलेटर्स हैं और 109 कोरोना मरीज के लिए सिर्फ 109 कोरोना मरीज जो कि काफी सीरियस है, उसमें 31 वेंटिलेटर्स पे। एनडीएमए ने सिंध को 20 वेंटिलेटर्स, ये आज के अखबार में, मैं नहीं कह रही, ठीक, सिंध को 20 वेंटिलेटर्स, 10,30,000 मास्क दे दिए हैं एनडीएमए की अपना, ऑटोमेटिक समेत 4 पीसीआर मशीनें, 1,23,832 टेस्टिंग किट्स सिंध को दिए। ये डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इस पे सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है मुझे नहीं मालूम, ये एनडीएमए का बयान है जो मैंने एज इट इज पढ़ दिया। वो काजी अमीन साहब ने कहा कि जस्टिस काजी अमीन साहब ने कहा कि मुझे लगता नहीं है कि कोरोना के ऊपर पैसा जो है वो सोच समझकर खर्च किया जा रहा है। ये जो टीन की चारपाइयाँ हैं, चीफ जस्टिस साहब कहते हैं उसके ऊपर अरबों रुपए खर्च कर दिए हैं। जितने पेशेंट हैं और जितनी एलोकेशन है उसके हिसाब से तो हर मरीज के ऊपर जो है उसको करोड़पति हो जाना चाहिए था। देखिए, मुझे पंजाब का तो नहीं पता, लेकिन सिंध का तो बड़ा मोटा मोटा हिसाब जो है वो वजीर आला ने एक दफा दिया भी था, जब पीटीआई के लोग 8 अरब रुपए के नाम लेकर कह रहे थे कि हमने राशन दिया है, जिसको हम कह रहे थे कि 1 अरब 8 करोड़ दिया है। पहले 56 करोड़ कुछ दिया था, फिर उसमें मजीद डाल के 1 अरब 8 करोड़ का हमने राशन दिया है। बाकी डीसी सक्खर को हमने 3 करोड़ दिए थे
और इसके अलावा मलीर लेबर कॉलोनी का जो हमारा है ये हमारे तो पैसे बड़े सीधे सीधे हैं जो हमने बताए हैं, क्योंकि हमारे पास जो सक्खर का था लेबर फ्लैट्स थे वो पड़े हुए थे। हमने उनके सिर्फ सफाइयां करा के उसमें चारपाई डलवा के, क्योंकि अलग अलग बाथरूम था और तप्तान से लोग आए हुए थे, इसी तरह हमने मुख्तलिफ बनाए हैं और उनकी शिकायतें नहीं है। जिस तरह से एक्सपो पंजाब की शिकायतें, सक्खर में कुछ लोग शुरू में चले गए थे और उन्होंने शोर मचाया था और उन्होंने कहा कि कुछ दवा नहीं दी जा रही है, ये नहीं दिया जा रहा है, तो फिर उनको समझाया गया कि भाई इसकी कोई दवा नहीं है, सिर्फ आइसोलेशन में रखना है और एक साफ सुथरे माहौल को देना है। तो वो आपने देखा होगा। बाकी जो है डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज को 10 करोड़ दिए थे और बाकी ये सिंध गवर्नमेंट ने ये जमा भी कराई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और यही कह रहे थे कि जी हमने तो अपना एक एक पाई का हिस्सा। लेकिन बार बार क्योंकि पीटीआई वाले 8 अरब का राशन कहते हैं तो उनके लिए जरूरी है कि 1 अरब 8 करोड़ का राशन था, जिससे तकरीबन 5 लाख लोगों को राशन पहुंचाया गया। और इसके अलावा जो हमारे साथ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस थी उनको हमने ऑन बोर्ड इस तरह लिया था कि डीसी के साथ जो चारों एसी हैं उनके साथ मिलकर यूनियन काउंसिल के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और वार्ड काउंसिलर की टीम्स बनाई थी और उन लोगों ने शनाख्ती कार्ड जमा किए थे अपने अपने इलाके के उन लोगों के जिनको के समझते थे कि राशन जाना चाहिए। तो उनका भी फिगर तकरीबन 5 लाख है। लेकिन ये एक अम्ब्रेला में हुआ है कि डीसी के पास से सब लिस्ट लेते रहे और देते रहे। इसके अलावा इन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस की अपनी भी लिस्ट थी जो शुरू में इन्होंने अपने तौर पर लोगों को जो उनके बहुत सारे जैसे सिलानी कर रहे थे और जेडीसी कर रहा था और ये ट्रस्ट जितने भी हैं सब कुछ कर रहे हैं। जाफर इकबाल साहब, आपने भी ऑब्जर्वेशन ये देखी होंगी सुप्रीम कोर्ट की, तो अभी से ये सवाल अगर उठ रहे हैं तो कल तो ये बड़ा ज्यादा कट्टा कहीं नहीं खुलेगा कि यार ये जो उस वक्त मंगाते रहे हैं क्या क्या होता रहा है उसके अंदर, वो चीज़ें हुई हैं, सही परचेजिंग हुई है नहीं हुई है, कोई ट्रांसपेरेंसी का निज़ाम इसके ऊपर कोई चीज़ नज़र आ रही है? अभी से चेक एंड बैलेंस नहीं होना चाहिए? अब सब हर चीज़ पे चेक एंड बैलेंस मौजूद है, अथॉरिटीज़ मौजूद हैं, इख्तियारात मौजूद हैं और उनके अपने तरीक़ेकार हर जगह मौजूद हैं। आप किसी भी इंसान के किसी काम को उठा लें और उसे 20 निगाहों से और नुक्ता नज़र से जांचा और परखा जा सकता है। देखना ये होता है कि जिस वक़्त से आप गुजर रहे हैं, जो काम आप करने जा रहे हैं, क्या इस वक़्त में इससे बेहतर कोई तरीक़ेकार दस्तयाब था या किया जा सकता था? दुरुस्त। अगर आप एक एयर कंडीशन कमरे में, एक एयर कंडीशन फ्लैट में जहाँ पे आप आइसोलेट भी हैं और आपको तनख्वाह भी लाखों में मिल रही है, आपके खानसामे भी हैं, आपका दस्तरखान भी वसी है, आपके इलाज मुआवजे में भी कोई दिक्कत और कोई ऐसी परेशानी नहीं, तो आप बैठ के जिसको जो मर्जी कहते रहें या जैसे भी उनसे पूछते और सुनते रहें। जो पता करने वाला मामला है, जो बहस करने वाली चीज़ है, वो ये थी कि क्या हुकूमत वक्त कोई ऐसी हिकमत अमली बनाने में कामयाब हुई कि इस वबा से बच सकें। खर्च क्या हुआ, खर्च कैसे हुआ, खर्च कितना हुआ, ये बाद के सवालात हैं। अगर आज इस नुक्ता नज़र को सामने रखते हुए लोग खर्च करने से रुक जाएंगे, अगर आज लोग प्रोक्योरमेंट से रुक जाएंगे, अगर लोग आज करने वाला काम इसलिए छोड़ देंगे कि उनको नैब और सुप्रीम कोर्ट बुला के पूछेगी कि ये 10 रुपए और 20 रुपए आपने कैसे खर्च किए, तो क्या मुमकिन है कर सकेंगे काम? ठीक। और फिर बड़ी बड़ी नुक्ते की चीज है, वकला ने ये बयान नहीं की, वफाकी हुकूमत और अटॉर्नी जनरल ऑफिस नहीं ये पेश कर सका, क्या डॉक्टर्स को सुना और किया गया कि जब से जनाब वजीर आजम ने लॉकडाउन में नरमी का और जब ये कहा कि जी बस मुझे तो पता नहीं है शराफिया कर रही है, तो क्या उसके बाद से केसेस बढ़े या केसेस कम हुए? ठीक। अगर केसेस बढ़े हैं, जो कि हुकूमत भी बता रही है, जो मेडिकल रिपोर्ट्स भी बता रही हैं, जो आपका मीडिया है वो भी बता रहा है, और उसके बावजूद आप इस बात पे जो है वो मुतमिन नहीं कि मार्केटें खुले बगैर गुजारा नहीं है। अगर आप मुतमिन नहीं कि आपको हिसाब किताब लेना है, हिसाब किताब जरूर लीजिएगा, पाकिस्तान से बाहर कोई भागा नहीं जा रहा। आज देखने का ये काम है कि आपके किए हुए इकदाम से फायदा हुआ या उससे नुकसान हुआ। ठीक ठीक बिल्कुल, आप कंट्रोल करने में कामयाब हुए कि नहीं। पॉइंट ये कि जो मेरा सवाल सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से भी
वजीर आजम साहब से भी, वजीर आजम साहब के नुमाइंदों से भी है कि आपकी बेचैनी हमारे काम की नहीं है, आपके कहे हुए लफ्ज हमारे काम के नहीं है। हमें आज एक चीज नजर आनी चाहिए थी कि मुल्क के अंदर एक यकसा पॉलिसी पे काम हो रहा है। हमें आज ये नजर आना चाहिए था कि ये अमवात कम हुई हैं, ये ठीक। मरीज कम हुए हैं। अगर अमवात ज्यादा हैं, मरीज बढ़ रहे हैं, तो फिर आप नाकाम हैं। जी फैजुल्लाह कमोका साहब, वो क्यों कहते हैं जब से ये सॉफ्टनेस शुरू हुई, लॉकडाउन में नरमी पैदा होनी शुरू हुई, हमने कारोबारी ज़िंदगी खोला, उसका रिज़ल्ट क्या आया कि हमारे मरीज़ बढ़ रहे हैं। और यह है क्योंकि एवरेज आउट हमारे को 2000 के करीब पेशेंट आने शुरू हुए हैं, जो हमारा डेथ टोल जो था वो भी 30 से ऊपर एवरेज चला गया। जो हमारी अब ओवरऑल डेथ है वो 900 से ज़्यादा है, पेशेंट जो हैं वो 42,000 से ज़्यादा है। तो वो कहते हैं जो पैमाना है वो तो ये है कि इसके खुलने के बाद अगर वही सूरत हाल होती या कमी होती तो फिर तो ठीक था, लेकिन अगर ये बढ़ रहा है तो ये ख़तरनाक है। देखिए, इसमें मैंने पहले भी कहा है, मेरे भाई चौधरी जाफर इकबाल साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि इस वक्त पैसा मैटर नहीं कर रहा कि 10 रुपए कहाँ खर्च हो रहे हैं या 20 रुपए कहाँ खर्च हो रहे हैं। अभी हिसाब किताब का वक्त नहीं है, वो बाद में भी किया जा सकता है। लेकिन एहतराम है कि अभी तक वो अभी पूरे खर्च नहीं हुए और अभी जो है उनके पास काफ़ी रकम बाकी है। जो इन्होंने बात की है, देखिए दो चीज़ें हैं। खान साहब का शुरू से एक मौक़िफ़ रहा वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कि या तो हम बिल्कुल हर चीज़ को बंद कर दें और जो है वो लोगों को भूख से मरने दें, तो या फिर जो ये पेंडेमिक है इसका हम सामना करें और हम चीज़ों को इस तरीके से लेके चलें। साहब मुझे बता दें, पिछले 3 माह से भूख से लोग मरे हों और बाजार में कौन खड़े हुए? खान साहब का विजन साहब ने सुन लिया, पैसा लिए हुए खड़े। खान साहब का मौकफ सुन लिया, खान साहब की तकरीरें सुन मेरी ली। बात सुने, जवाब ये दीजिए कि वबा में कमी आई या वबा बढ़ी? जी देखिए, पूरी दुनिया के अंदर ये वबा इस तरह से कम नहीं हुई। आप अगर मुआजना कर लें तरक्की याफ्ता तरीन मुल्कों के साथ, चौधरी साहब आप मेरे भाई हैं, चले आपको मौका साहब बता दें कि दुनिया ने, मेरी बात सुन आपने जिन मुल्कों को फॉलो किया, कुछ 2 का बता दें कि उन्होंने इंतहाई हालत में लॉकडाउन खत्म किया था, तब वहां बेहतरी आई। जी कमोका साहब आप सर, मैं गुजारिश करता हूं, देखें इटली के अंदर जो है 414 लोग पर मिलियन पॉपुलेशन वहां पे उनकी डेथ हुई। इसी तरह स्पेन में सैकड़ों की तादाद में लोग इटली के बता दीजिए कि पर मिलियन टेस्ट कितने हुए? कमोका साहब 1 मिनट, कमोका साहब 1 मिनट, आप बता दीजिए कि इटली में पर मिलियन टेस्टों की रेशो क्या थी और आपकी हुकूमत कितने टेस्ट कर पा रही है? चौधरी जाफर इकबाल साहब ये बता दीजिए कि पिछले 30 साल से आपकी गवर्नमेंट थी तो कितने वेंटिलेटर्स आपकी? कमोका साहब आपको पिछले 3 महीनों का, आप 3 महीने का हिसाब दें, आप इन 2 सालों का हिसाब दें, आप जो आप 3 महीनों का हिसाब दें, इसके ऊपर खर्च करते रहे। आपने जिस एक्सपो सेंटर के अंदर 1000 लोगों का बंदोबस्त किया वो शहबाज शरीफ ने बनाया। आपकी जितनी टेस्टिंग लैब पंजाब में है वो शहबाज शरीफ ने बनाई। जो पेंडेमिक का हमें सामना है हम उसको मद्देनजर रख के बात करें, आप उसके ऊपर बात का एक बता दें, आप 7 साल का हॉस्पिटल केपीके का एक लैब बता दें। वो बात ये है कि वो अब लोग सवाल करते हैं कि जी 2 साल अब आपकी हुकूमत को भी हो गई, अब हम कब तक ये बात करते रहेंगे? पेंडेमिक का तो अमेरिका को भी सवाल ये कर रहे हैं, पेंडेमिक का तो चाइना को नहीं पता था, यूरोप ने, पेंडेमिक का तो यूरोप को नहीं पता था। मॉडल को फॉलो किया वो बता दें। देखिए हमारे पास इस वक्त 70 लैब्स हैं। वही पॉलिसी आपने हॉस्पिटल के लिए पॉलिसी बताएं। हमारे से 5 गुना ज्यादा बात आपकी कोरोना से लड़ने की पॉलिसी की हो रही है। पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं, वहां से ज्यादा टेस्ट इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं और जो मैक्सिमम पॉसिबल लोगों को हेल्प दी जा सकती है एक शफाफ तरीके से 144 अरब रुपए पाकिस्तान के लोगों के अंदर तकसीम किए गए हैं। आपका वजीर आजम टाइगर फोर्स के नाम से जाली पोस्टें करता है।
जाली पोस्टें करते, मतलब क्या मतलब जाफर साहब? जी जी अब इनकी जी, अकल वजीर का आजम अंदाजा साहब लगा ने लें, अब मैं इस पे सियालकोट क्या से कह सकता हूँ। मुस्लिम लीग PMLN के नून के दो लड़कों की तो MPAs उन्होंने फेसबुक पे दो पिक्चर लगा दी MPAs अपनी टाइगर बना उनकी के। तस्वीरें लगाई थी वजीर आजम के ऑफिशियल अकाउंट पे कि ये टाइगर फोर्स काम कर रही है। मनशाउल्लाह भट्ट साहब की लगाई थी तस्वीर। ये कहो। अब ये और जी मेरे ऐसे हुआ ट्विटर है। मैं के चाहता फेक हूँ अकाउंट ये तो एक सामने ही है सबके। सीरियस इशू के ऊपर हम बात कर रहे हैं ठीक और हमें उसके ऊपर ही तवज्जो रखनी चाहिए। मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर बात जी तो यही आपसे है। ठीक, यही कमोका साहब, ये कमोका छोटी अच्छा, साहब बातें सीरियस हैं इशू जिनकी पे तरफ आपसे आप कमोका साहब इशारा आप कर रहे अपना आर्गुमेंट कर लें ताकि आपसे हम। पॉलिसी पूछी है कि जब मरीज बढ़ गए, जब अमवात बढ़ गई, तो आपने किससे मशवरा किया, कौन सी मीटिंग बुलाई, क्या तरीका कार लेके चले? जाफर साहब यही कह रहे हैं ना, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होती थी, उसमें चारों चीफ हैरत है, मिनिस्टर थे। आप साबिक वफाकी वजीर रहे हैं, आपको नहीं पता कि नेशनल कोऑर्डिनेशन काउंसिल बनी हुई है, एनसीओसी बनी हुई है, उसमें आपके जीबी के आपके जो वजीर आला हैं वो उसमें नहीं बैठते, आपके जो आज़ाद कश्मीर के जी वजीर बैठते आजम है हैं, वो उसमें नहीं बैठते। तो फिर किसको बिल्कुल कोऑर्डिनेशन बैठते कहते हैं। हैं, फिर किसको कंसेंसस कहते हैं? आप जीबी के और आजाद कश्मीर की सिंध के वर्किंग वजीर देख लें आला और नहीं अपने उसमें शामिल वसीम होते। अकरम प्लस की देख लें। ऑपोजिशन आपसे के लीडर्स को कारकर्दगी आपकी एतमाद में पूछी नहीं जा लिया रही है। जाता, इन हुकूमतों को आपसे एतमाद में कोरोना नहीं लिया वायरस जाता, पे मैं आपकी फिर बात किसको पॉलिसी करना पूछी चाहती जा कंसेंसस रही कहते है। हैं? अच्छा चले, मैं चाहूंगा शैला साहिबा का इसके ऊपर पॉइंट ले लूं, फिर मैं दो बातें हमने करनी, आटा चीनी बहरान और एनएफसी, ताकि वो भी प्रोग्राम के अंदर उसके ऊपर हम गुफ्तगू कर लें। जी शैला साहब, आप कुछ देखिए, कहना चाह रही थी इसमें? कामुका साहब ने पिछली दफा बात की थी, वो मेरी बात रह गई थी कि एनसीओसी में जो है इत्तेफाक नहीं होता था। ऐसी बात नहीं है। 1 अप्रैल से क्योंकि हमने जो पहला लॉकडाउन लगाया था उससे पहले 7 दिन पहले से कह रहे थे कि लगा दें, क्योंकि एयरपोर्ट से लोग निकल के बिखर ठीक। चुके हैं। बहरहाल, तो 1 अप्रैल से जो हुआ वो सही हुआ, हमने लॉकडाउन को आगे नहीं बढ़ाया। हमसे पहले बलूचिस्तान ने कर दिया, ठीक और बलूचिस्तान आज भी बहुत सारी बातों पे कह रहा है, क्योंकि उनके यहाँ वो देख रहे हैं कि क्या सूरत हाल है। केपी में सबसे कम टेस्ट हो रहे हैं, सबसे ज्यादा अमवात का डेथ रेशो वहां पे है। सबसे ज्यादा है। दूसरे एक बात मुझे ये कहनी चाहिए कि ये कैसे कामुका साहब कह रहे हैं कि डेवलपमेंट का बजट वापस ले लिया। आपने 15-15 करोड़ अपने एमएनएस को दिए। शकूर शाद साहब आपके एमएनए हैं और उन्होंने कहा कि नजीब साहब को इस्तीफा वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि अब तो 15-15 करोड़ रुपए रिलीज हो गए हैं। तो मेरा कहना ये है कि क्योंकि हम एनएफसी की तरफ भी जा रहे हैं कि पहले भी विफाक के जेरे इंतजाम जो मंसूबे चल रहे थे सिंध में उनको रोक दिया गया था, और कहा गया था कि जो एमपीएम के और पीटीआई के एमपी हैं वो अलग से जो है ना हमें और स्कीम्स दें, हम उन्हें 15-15 करोड़ देंगे, जिसका अमीनुल हक और हलीम आदिल ने कहा था कि हाँ हमें मिल गए। अब इस सूरत हाल में आप ये कह रहे हैं कि ऐसा हो गया, ऐसा नहीं हुआ। देखिए, एक्सपो सेंटर से पंजाब के अगर लोग बाहर निकलते हैं, अगर वहाँ के सीवरेज सिस्टम के बारे में शिकायत करते हैं, वहाँ के खाने के ऊपर बात करते हैं, तो करोड़ों रुपए का हिसाब लिया जाएगा। लेकिन हम फिर भी आपके साथ इस वक्त खड़े हैं और हम ये कह रहे हैं कि डॉक्टर्स की तादाद का, जो वायरोलॉजिस्ट हैं उसका एनसीओसी में इजाफा करके ज्यादा अच्छे फैसले लिए जा सकते थे। लेकिन जो फैसले एनसीओसी ने लिए उसके बाद वजीर आजम ने अलग से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ट्रांसपोर्ट खोल दो। ठीक, ये वाली जो बात शैला साहिबा ने आपने की डेवलपमेंट बजट वाली, ये मैं चाहूंगा कमोका साहब इसका जवाब। मौका जी जी कमोका साहब इसका जवाब दे दीजिएगा कि डेवलपमेंट सर, हमारा इस साल का जो पीएसडीपी का बजट था वो 701 बिलियन था। ठीक, उसको कट लगा के 488 बिलियन पे रोक दिया गया है। अच्छा, 488 बिलियन के ऊपर उसको रोक दिया गया है। ये मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर मेरे सामने है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये 488 बिलियन के ऊपर इस बजट को रोक दिया गया है, और ये पैसा जो है इसी तरह से रोकने की वजह कमोका साहब ये कोरोना ही है कि उसके ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं, यही वजह है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इसको अब रीअसेस किया जाएगा। जो नेक्स्ट बजट आएगा वो कोरोना स्पेसिफिक होगा। उसमें हम देखेंगे कि हमारे मुल्क के आगे हालात कैसे चलते हैं हेल्थ के हवाले से। अभी मेरी बहन शैला रजा साहबा कह रही थी कि कमोका साहब ने बात की कि एनसीओसी में जो है वो इत्तेफाक राय नहीं था। मैंने ये बात नहीं की। मैंने ये बात की थी
कि अगर कोई एक आध सूबा किसी बात पे इख्तलाफ करता भी था तो उस पे बाकी सूबे उसके साथ इत्तेफाक कर लेते थे, और ये बड़ा अच्छा निज़ाम चला है। सब लोगों ने कंसेंसस के साथ फैसले किए हैं। तो ये इसी तरह से पंजाब के सूबे के अंदर भी कट लगा है, और जो पंजाब का बजट था उसमें भी जो है वो उसको भी रोक दिया गया है। जो हमारी ऑन गोइंग स्कीम्स हैं शैला, मैं आपको पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ कि हमारी ऑन गोइंग स्कीम्स जो पीएस हमारे पंजाब की जो हैं एनुअल डेवलपमेंट फंड की जो स्कीम्स हैं वो रोक दी गई हैं। जहाँ पे पत्थर पड़ा है वहाँ पे पत्थर पड़ा है, जहाँ पे गलियां बाजार बन रहे हैं वहाँ पे रुक गए हैं। ठीक कमोका साहब, मैं ब्रेक ले लूं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जो आटा चीनी बहरान की रिपोर्ट है उस पर और एनएफसी पे कोशिश करूंगा कि उसको अहाता कर लें। उसके ऊपर एक वक्फे के बाद आते हैं तो गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। चौधरी जाफ़र इकबाल साहब, फैज़ुल्लाह कमोका साहब, शैला रज़ा साहिबा मेरे मेहमान हैं। चौधरी जाफ़र इकबाल साहब, ये आटा चीनी बहरान रिपोर्ट मज़ीद डिले 4 दिन कह रहे हैं कि जी 4 दिन और डिले हो गई है। कोई खदशात, कोई रिजर्वेशन, कोई शुकूक, कोई शुबहात, या ठीक है नहीं बड़ा मेरिट पे काम हो रहा है, सही रिपोर्ट आएगी? जी नहीं तारिक साहब, अल्लाह माफ़ करे, कोई शक या शुबा क्यों करेगा और करना भी क्यों चाहिए? मतलब कोई ऐसी बात नजर आती है आपको जिन्होंने पार्टी फंडिंग का हिसाब नहीं दिया 7-8 साल में, इलेक्शन कमीशन कह के थक गया, वकील बदलते रहे, पेशियां लेते रहे और उलझाते रहे, जिन्होंने पीटीवी हमला केस में कहा कि नहीं जी हमें ज़रा आप माफ़ कर दीजिए, साइड पे कर दीजिए, जनाब सदर भी और जनाब वज़ीर आज़म भी, जो अपने असासाजात और बनी गाला के महल को लीगलाइज करने के लिए जिन्हें साकिब निसार साहब ने कहा था कि जाइए जाके कानून साजी कर लाएं, वो बाकी सारे जहान के खोखे गिरा दिए, लेकिन बनी गाला को लीगलाइज करने के लिए वफाकी काबीना ने अमेंडमेंट कर दी कि भाई नहीं इसको तो हमने रेगुलराइज करना है, और करके ले आया और वो उसे बिल्कुल ठीक कर लिया। मुईशत ठीक करनी थी वो भी उन्होंने बिल्कुल ठीक कर ली, असद उमर साहब का काम था और वो माशाल्लाह कर रहे हैं बड़े धड़ल्ले से। अब तो हफीज शेख साहब, शबरजैदी साहब ने करनी थी वो भी बिल्कुल किए जा रहे हैं। आटा चीनी का बहरान पहला बहरान नहीं, इनकी पार्टी में टिकटें बेचने का इल्जाम लगा था, उस शख्स को पार्टी से निकाल दिया, अल्लाह गरीक रहमत करे, जस्टिस वजीउर रहमान साहब को। इस तरह ओहदे बेचने का इल्जाम लगा, ये सब कुछ होता रहा। ठीक नहीं कोई एक रिपोर्ट आई जो हम कहें कि ये आ जाएगी, नहीं आएगी। और जब आज सारी चीजें मौजूद हैं कि सेक्रेटरी साहिबान मना करते रहे कि ऐसा ना कीजिए, उसके बावजूद कर गुजरे। जिम्मेदार कौन है? फैसला किसने किया? फेडरल कैबिनेट ने, जनाब वजीर आजम ने। और इमरान खान साहब, जो अपोजिशन में इमरान खान साहब हुआ करते तो वो कहते थे जिस पर इल्जाम है अगर वो कुर्सी पे बैठा है तो वो किस तरह से मेरिट पे इंक्वायरी हो सकेगी। फैसला जनाब वजीर आजम की जेर सदारत हुआ, वो आज भी वजीर आजम है, कौन फैसला करेगा, कैसे इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी? ये तो बिल्कुल इन्होंने ड्रामा रचा रखा है। पहले चोरी कर ली, आटा गरीब का चोरी किया, चीनी चोरी की, मास्क चोरी किए, और अब गरीब के पैसे से इंपोर्ट कर ली वो दवाइयां जिनकी कोरोना की वबा से या जो जानलेवा अमराज से कोई ताल्लुक नहीं है। वो साहब आज भी वजीर आजम के साथ हैं, उनके वो मुआवन खसूसी हैं। असद उमर साहब मुईशत का भट्टा बिठाने वाले, वो आज भी इनके अरस्तू हैं। शबर जैदी साहब अभी ये कह रहे हैं ना कि जी हमने पत्थर जहां पड़ा है, भाई कोई एक पत्थर है? हर जगह पत्थर ही पड़े हैं अवाम के रास्ते में। अच्छा, और आपने रखा क्या है? पत्थर के ऊपर आप कुछ डालने के अहल ही नहीं है, पत्थर ही आपने फेंकने हैं, वो आप फेंक रहे हैं। 600 अरब का टैक्स डेफिसिट है जिस वजह से तरक्याती काम रुके, वो ये बताएंगे नहीं। आप कैलकुलेशन निकाल के देख लें। ठीक जाफर साहब जी। कमोका साहब, ये आटा चीनी बहरान की रिपोर्ट के ऊपर है, वो कहते हैं जी इमरान खान साहब अपोजिशन में कुछ थे, हुकूमत में आए तो बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं। अच्छा जी, मेरे भाई हैं जाफर इकबाल साहब, मैं तो नहीं चाहता था कि इस किस्म की, और हमेशा टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर हम पॉलिटिशियंस के ऊपर ये बात आती है कि हमेशा हम इसी किस्म की गुफ्तगू करते हैं, तो मेरा ये शेवा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हम ना करें इस तरह से। ज़ाहिर है जब आप मेरी क़यादत के बारे में बात करेंगे, मैं आपकी क़यादत के बारे में बात करूँगा, तो ये अच्छी बात नहीं है। पॉलिसीज़ के ऊपर आप ज़रूर बात करें, मैं आपका जवाब भी दूँ। अब ये जैसे ये कह रहे हैं जी कि पीटीआई की फंडिंग, पार्टी फंडिंग के हवाले से बात करते हैं, तो क्या अभी जो इनकी पार्टी फंडिंग के हवाले से जो पैसे लिए गए
और इनकी क़यादत के डायरेक्ट उनके अपने अकाउंट्स में पैसे जाते रहे हैं, उसके सबूत सामने नहीं आए हैं। फिर टीटीज का जो मामला है, अभी तक वो नैब में जो इनके केसेस चल रहे हैं, हमारे दौर के तो कोई केसेस नहीं है, जो केसेस हैं सारे वो इनके अपने दौर के केसेस हैं। ठीक है। और ये हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं नैब के हवाले से, तो नैब के सरबराह को पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर मुंतखब किया, हमने तो सवाल मुंतखब नहीं मुख्तलिफ किया। है। अच्छा कमोगा साहब, ये आटा चीनी बहरान के ऊपर हम तारिक साहब ने सवाल आटा चीनी बहरान का किया। जी अगर सवाल आप शहबाज शरीफ साहब के टीटी पे करें तो मैं हाजिर हूँ बात करने के लिए। अच्छा, उस पे अलग प्रोग्राम कर लेंगे। सवाल ये पूछा गया है, बात कर लेने दें, उसके जी बाद जी आप कमोगा बात साहब, कीजिएगा। जी जी आप बात कीजिए। अच्छा, अगली बात ये तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में 3 अरब की सब्सिडी दी गई है और उसकी तहकीकात हो रही हैं और बड़ी शफाफ तरीके से हर एक चीज कौम के सामने लाई जा रही है। और इनके दौर में 20 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई, उसके बारे में जाफर इकबाल साहब बात ही नहीं कर रहे। सब्सिडी मसला ठीक नहीं है। है। अच्छा, इसके बाद हम सब्सिडी बात सुन आइंदा लेना, भी ये देंगे, इस तरह ना सब्सिडी करें, मेरी आपको भी बात देनी सुन ले, चाहिए। तो हम इधर उधर चले जाएंगे ये जाफर है साहब, हम ये कि इस रिपोर्ट आपकी इस सब्सिडी रिपोर्ट से हम देने आगे पीछे चले जो जाएंगे। चीनी की किल्लत और कीमत में इजाफा हुआ उसका कौन जवाबदार है? कमोगा सवाल साहब, ये है रिपोर्ट कि आएगी आपका जो मतलब आटा 4 चोरी दिन 5 हुआ, दिन बाद रिपोर्ट आटे आएगी। की किल्लत पैदा हुई, उसका जवाब दे कौन? जी कमोगा साहब, जब आपने बात की है, मैंने आपकी बात के दौरान बात नहीं की, मैंने तसल्ली से आपकी बात सुनी है। जी कमोगा मेरी साहब, जी बात जी सुन ले, उसके बाद आप अपना जी जवाब जी। दे लीजिएगा, या आप बात कर ले, मैं चुप नहीं कर नहीं लेता कमोगा हूं, साहब, बात आप करें। बताएं जी आप अपना। अच्छा, मेरे भाई को ये आइडिया नहीं है, कहते हैं जी कि 600 अरब रुपए का बजट डेफिसिट है जिसकी वजह से तरक्याती मंसूबे रुक गए। अब ये 600 अरब का नहीं जी, टैक्स कलेक्शन में कमी है। नहीं, अच्छा 600 टैक्स अरब, कलेक्शन मैंने कहा, बजट डेफिसिट नहीं कहा। अच्छा आपकी मालूमात में मैं इजाफा कर देता हूँ ना, ये 600 अरब नहीं है, ये 1600 अरब है, आपको नहीं पता। ठीक है, ये 1600 अरब है। ये कोई 5500 अरब का हमारा टारगेट था, जो 3900 अरब रुपया कलेक्शन हुई है। आपको तो यही पता नहीं है कि फिगर्स क्या हैं, आपने बहस क्या करनी है किसी बात के ऊपर। और ये इसकी वजह, ये जो लास्ट क्वार्टर है, इस बजट जो हमारा बजट का हमारा तखमीना था, उसको रिवाइज किया गया, उसको पहले 5250 अरब पे लाया गया, फिर उसके बाद एकदम से ये पेंडेमिक का दौर आया है, उसके अंदर बिल्कुल जो बजट रिकवरी, जो हमारी रेवेन्यू रिकवरी है, वो रुक गई और पैसा आना बंद हो गया। बल्कि पैसा जो है, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, यकीन माने बड़ी हिम्मत का काम है इस दौर के अंदर 1.2 ट्रिलियन का एक पैकेज इस कौम को देना, 8 अरब डॉलर का पैकेज इन मुआशी हालात के दौरान इस मुल्क और कौम को देना, ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिम्मत है और कोई माइकल लाल ऐसा काम नहीं कर सकता। अच्छा कमोगा साहब, आटा चीनी बहरान रिपोर्ट आएगी 4 दिन बाद आएगी। पहले 3 महीने पैसे रोके, माई अच्छा के जी, लाल ने पहले 3 महीने गरीबों के पैसे रोके। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा शैला, ये ऐसी भी तो बात बताए नहीं है। ना, ये 144 अरब रुपए उसके अलावा है। पहले नहीं, मैं बताती हूँ, मुझे भी बात करने दें जी। माई के लाल ने 3 महीने इनकम सपोर्ट के पैसे रोके, उसमें कीड़े निकाले, उसमें एहसास कमतरी हो रहा था, उसका नाम बदला, और उसके बाद जो है 3 महीने रोकने के बाद 4 महीने के पैसे दिए। उस वक्त नहीं सोचा कि ये स्कोर मीटर 10 के नीचे के लोग थे जिनको सपोर्ट प्रोग्राम मिलता था, मैं इनको रोक रहा हूँ। और दूसरी बात जो है वो मैं ये करूंगी कि आप जो बार बार कह रहे हैं शुगर और आटा के, वो उसके, अगर ये ऑपोजिशन के लोग होते, सब्सिडी देना कोई बड़ी बात नहीं, उस पर जो कमाया गया 18 रुपए पर केजी के हिसाब से हर चीज पे, शुगर पे और फिर आटे पे अलग। असल बात जो है, ये एक झूठा बुहरान पैदा किया गया। दूसरी बात ये है कि अगर यही चीज ऑपोजिशन होती तो 6-6 महीने बंद रहते, रेफरेंस दाखिल ना होते, और फिर हमें सुप्रीम कोर्ट से वो मिलती जमानत, फिर कहीं बात होती जाके। आपके यहाँ तो सब खुले फिर रहे हैं। आपने भी साबित नहीं किया है कि शहबाज शरीफ के नौकरों के ऊपर जो है इतने निकले। अभी ये सिर्फ आप टीवी पे बात कर रहे हैं, जहांगीर जरीन पे साबित हुआ कि उनके बावर्ची पे निकले सबकी, आप उनको साथ बिठा के फैसले कराते रहे। और अभी भी आपके यहाँ इंटरनल खबर लीक होती है कि बाहर जाके इनका दिफा करो। तो आपने जो दवाओं का बहरान था उस पर क्या किया? उसको भी आपने अपनी पार्टी में एक और अच्छा ओहदा दे दिया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप किससे बात कर रहे हैं?
कि उनके यहाँ से आप समझेंगे कि लोगों की अकाउंटेबिलिटी होगी। नहीं होगी भाई, इसी तरह इनको साफ सुथरा कर दिया जाएगा और ये इसी तरह रहेंगे। और असल बात जो है, मुझे ये कहना थी कि प्लीज, आपका प्रोग्राम वाइंड अप होने वाला है, ये ईद का मौका है, कहीं ऐसा ना हो कि ईद के मौके पर हमारे पास ईद के दूसरे तीसरे दिन हॉस्पिटल्स में जगह न रहे। जब से ईज डाउन हुआ है बहुत ज्यादा तादाद बढ़ी है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि आप तो नहीं हो सके, एनएससी में वजीर खजाना के होते हुए मुशीर या सेक्रेटरी नहीं बैठते, ये आइन के खिलाफ है। ठीक, कमोका साहब, ये आटा चीनी बुरान पे आप अपनी वो की रिपोर्ट आएगी, जो लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे 100% रिपोर्ट आएगी, कैसे बिल्कुल शफाफ तरीके से। ये ये तो शहला रजा मेरी बहन कह रही हैं, ये तो उसमें FIA ने इनको बुलाया तो इनके वजीर आला तो वहां पे भी नहीं गए। नून लीग वाले खुद दरखास्त दे के नून लीग वाले तो वॉलंटियर करके गए, शाहिद खाकान साहब और खुर्रम जी, दस्तगीर वो वॉलंटियर करके गए हैं, और पीपल्स पार्टी वाले जो है वो वहां पे गए नहीं है। इनको बुलाया गया, नोटिस किया गया, तो वो तब भी नहीं गए। ठीक है जी, तो ये इनके अपने जो है ना, ये डिफरेंट इनका माइंडसेट है हर एक। कमोका साहब, ईद से पहले रिपोर्ट आ जाएगी या ईद के बाद आएगी अब ये रिपोर्ट? इसमें देखिए जी, मैं कोई कंसर्न बंदा तो नहीं हूँ इस मामले में, ना इस तहकीकात के साथ मेरा कोई ताल्लुक है। ये 4 दिन का टाइम उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट के बारे में है, इसको कंपाइल करने में और इसको फाइनल शक्ल देने में हमें 3 से 4 दिन दरकार होंगे। तो जहाँ पे पहले 3 हफ्ते का टाइम था, तो 4 दिन और इंतजार करने में कोई हर्ज नहीं है। और रिपोर्ट लाजमन आएगी, ये मैं आपको बता दूं। और जो भी इसमें जिसका भी कोई कसूर होगा, उसको जो है वो मैं आपको बता दूं, इमरान खान ऐसी शख्सियत है कि वो किसी बात के ऊपर कंप्रोमाइज, ऐसी बात करप्शन के ऊपर तो बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक, फैजुल्लाह कमोका साहब, आखिरी लफ्ज। जी जाफर साहब। साहब, इमरान खान साहब वो शख्स हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के नाअहल करार दिए हुए जहांगीर खान तरीन साहब से अपनी हुकूमत चलवा रहे हैं। बहुत शुक्रिया फैजुल्लाह कमोका साहब, बहुत शुक्रिया चौधरी जाफर इकबाल साहब, मेरे तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।